आवाज एकदम क्लियर जा रही है आप लोगों को? आज नागरिकता का चैप्टर पढ़ाना है, हाँ? देखिए भाई, इससे पहले क्लास में हम आपको नागरिकता पढ़ाए थे और नागरिकता के 10 अनुच्छेद हम आपको पढ़ा दिए थे। इससे पहले नागरिकता से पहले हम आपको भाग 1 पढ़ा दिए थे, याद कीजिए। भाग 1 में संघ और उसका राज्य क्षेत्र था। भाग 1 में संघ और उसका राष्ट्र था, अनुच्छेद 1 से लेकर अनुच्छेद 4 तक था। ये हम आपको बताए थे। देश जब आजाद हुआ था तो राज्यों की संख्या कितनी थी? ए बी सी डी राज्य थे। उसके बाद भाषाई आधार पर राज्यों का गठन किया गया। हालांकि सबसे पहले 1948 में एस के धर आयोग का गठन किया गया था। एस के धर आयोग ने भाषाई आधार पर राज्यों का विरोध किया। फिर जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया, जेवीपी समिति का गठन किया गया। इसने भी भाषाई आधार पर राज्यों के गठन का विरोध किया। फिर पेट्टू श्रीरामुलु के भूख हड़ताल पर बैठ जाने के कारण पहला राज्य 1 अक्टूबर 1953 को बना आंध्र प्रदेश। और उसके बाद इसी साल 1953 में गठन किया गया फजल अली आयोग का। कौन सा आयोग? फजल अली आयोग। फजल अली आयोग का गठन किया गया था। इसने रिपोर्ट दिया था 1956 में। इस रिपोर्ट के आधार पर 7वां संविधान संशोधन किया गया था और देश में 14 राज्य तथा 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए गए थे। ये सारा क्वेश्चन हम आपको पहले बता दिए। भाग 1 कंप्लीट हो चुका है। भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य कौन था? आंध्र प्रदेश। पहला आयोग कौन था? एस के धर आयोग, लेकिन इसने विरोध कर दिया था। दूसरा आयोग कौन था? जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सीतारमैया। इन्होंने भी भाषाई आधार पर राज्यों के गठन का विरोध किया था। भाषाई आधार पर राज्यों के गठन को सबसे पहले किसने कहा? फजल अली आयोग ने। फजल अली आयोग गठित कब हुआ? 1953 में। रिपोर्ट दिया था 1956 में। इसके आधार पर कौन सा संशोधन हुआ था? 7वां संशोधन। कब हुआ था? 1956 में हुआ था। 7वां संशोधन 1956 में हुआ था। कितने राज्य बने थे? 14। केंद्र शासित कितने? 6। वर्तमान में राज्यों की संख्या 28 और केंद्र शासित प्रदेश 8। हो गया ना? भाग 1 तो कंप्लीट हो गया। भाग 1 कंप्लीट खटाखट। आप लोग को टेस्ट पेपर है, आप लोग एक भाग 2 भाग एकदम कंप्लीट रखते चलिए, एकदम दिमाग में बैठा लीजिए, एक को क्वेश्चन ना छूटना चाहिए। भाग 2 भी बता दिए थे, याद कीजिए। हम आपको भाग 2 बता दिए थे, देखिए ध्यान से। भाग 2 में हम आपको बता दिए थे, यहाँ क्या था? संविधान के प्रारंभ में नागरिकता। जैसे संविधान प्रारंभ हुआ था 26 जनवरी 1950 को, जो जो यहाँ था सबको क्या दे दिया गया? नागरिकता दे दिया गया था। इसमें था कि जो पाकिस्तान से कहाँ आ रहे हैं? भारत आ रहे हैं। पाकिस्तान से इंडिया आ रहे हैं, इनको भी क्या दिया जाएगा? नागरिकता दिया जाएगा। ट्रांजिट डेट से पहले आ गए तब। ट्रांजिट कब लगा था? 19 जुलाई 1948। ट्रांजिट से पहले। ट्रांजिट, परमिट नियम, ट्रांजिट नहीं, परमिट। उसके बाद ये भी बताए थे कि जो इंडिया छोड़ के कहाँ चले गए थे? पाकिस्तान, अगर वापस वो इंडिया आना चाहते हैं तो उन्हें भी नागरिकता दे दिया जाएगा। विदेश नौकरी करने, विदेश घूमने जाने या विदेश में विवाह करने से भारत की नागरिकता समाप्त नहीं होगी, लेकिन यदि आपने विदेशी नागरिकता ले लिया तो भारत की नागरिकता समाप्त हो जाएगी। भारतीयों की नागरिकता किसी भी शर्त पे छीना नहीं जाएगा। भारतीयों की नागरिकता किसी भी शर्त पे छीनी नहीं जाएगी। नागरिकता का बना रहना, जब तक कि आप देश विरोधी काम नहीं करते। नागरिकता छीना जा सकता है 9 के तहत। नागरिकता कानून कौन बनाता है? संसद बनाता है। संसद का कौन सा मंत्रालय? गृह मंत्रालय बनाता है। यह अनुच्छेद हम आपको कल ही पढ़ा दिए थे, मतलब फ्राइडे के क्लास में कंप्लीट बता दिए थे। ठीक है, फ्राइडे के क्लास में कंप्लीट बता दिए थे। अब हम आपको आगे बताते हैं नागरिकता कितने तरह से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, ये चीज़ों को समझिए, ये बहुत ज़रूरी है इसे समझना। इससे पहले जितना बताएं बहुत फास्ट बताएं, क्योंकि वो पढ़ा दिए थे। जब कोई चीज़ पढ़ा देते हैं तो दोबारा थोड़ी ना उसको उसी तरह से बताएंगे, फास्ट बताएंगे। 6 के गियर में, अब आते हैं 1 के गियर में। आराम आराम से बाबू भैया बबनी पढ़ लो, ठीक है। नहीं पढ़ेंगे तो फिर 6 का गियर लगेगा। नागरिकता अधिनियम। देखिए, नियम और अधिनियम में कुछ अंतर है। बड़ा नियम परमानेंट बनता है तो नियम होता है। शुरुआत में कोई भी चीज़ अधिनियम के तहत आता है। जैसे
सिटीजनशिप अमेंडमेंट बिल अधिनियम के तहत आया था, बाद में उसको बना किया गया। ये आगे आप पढ़िएगा जब संशोधन बताएंगे तो भारत में नागरिकता एक ऐसा कानून था जो बहुत जरूरी था और बहुत जल्दबाजी में लाया गया था। देश जब आज़ाद हुआ, ओरिजिनल संविधान में नागरिकता के संबंध में कोई विशेष जानकारी नहीं थी। बस इतना था कि जो लोग पाकिस्तान से भारत आए उन्हें नागरिकता दे दिया जाएगा, लेकिन कोई विशेष कानून नहीं थे। इसलिए नागरिकता का बहुत दुरुपयोग होने लगा। हालांकि देश आज़ाद हुआ था, दोनों हमारा ही देश था, इसलिए आप आज़ादी के तत्काल बाद इतने कठोर नियम भी नहीं लगा सकते हैं कि नहीं तुम उधरे रहो हम इधर ही रहे। आप खुद सोच के देखिए उस समय की परिस्थिति। भारत और पाकिस्तान के बीच में इतनी दूरियों का सबसे बड़ा रीजन है कि 3 मुख्य कारण हैं। एक, इतने न युद्ध लड़ लिए हम लोग एक दूसरे से। दूसरा, कश्मीर मुद्दा जब हरि सिंह ने लिख के दे दिया कि भारत में रहेंगे तो बिना मतलब टांग लड़ाना और बिना मतलब आतंकवाद को भेजना, कभी कश्मीर में, कभी अक्षरधाम, कभी दिल्ली, कभी संसद, कभी गुजरात, कभी ताज होटल। ये 3 मुख्य कारण थे। लेकिन जब देश तत्काल आज़ाद हुआ था, न कोई युद्ध लड़े गए थे, न कोई कश्मीर मुद्दा था, न कुछ इस टाइप का। तो इसलिए बहुत ज़्यादा सख्त कानून की ज़रूरत उस समय तत्काल लग रहा था कि नहीं पड़ेगी, लेकिन यह भ्रम बहुत जल्दी टूट गया, मिसयूज होने लगा। तो 1955 में पहली बार नागरिकता के संबंधित कानून बनाया गया। तो नागरिकता का पहला अधिनियम कब आया था? 1955 में। ये क्वेश्चन याद रखिएगा, बड़ी उटपटांग पूछता है कि इस भारत संविधान लागू होते समय किस चीज़ पर विशेष ध्यान नहीं दिया गया था? नागरिकता पर कोई कानून विशेष ध्यान नहीं दिया गया था। सबसे ज़्यादा ध्यान कब दिया गया? 1955 में। याद रखिए बाबू, इससे क्वेश्चन पूछा हुआ है ये यूपीएससी का। नागरिकता संबंधी प्रथम अधिनियम कब आया था? 1955 में। और इसमें बहुत सारी गलतियाँ थी। इसमें पहली बार संशोधन कब हुआ था? 1986 में। नागरिकता का पहला अधिनियम आया 1955 में और संशोधन हुआ 86 में। उसके बाद तो संशोधन एगो 92 में आया, 2003 में आया, 2005 में आया, 2019 में तो जानबे करते हैं सीए और एनआरसी। 19 वाला तो बहुत फेमस था। तो पहला संशोधन नागरिकता के संबंधित पहला अधिनियम कब आया? अधिनियम आया 1955 में और सुधार हुआ 1986 में। पहला सुधार 1986 में, फिर 92 में, फिर 2003 में, 2005 में, 2009 में, 2019 में। अभी फिर संशोधन होगा तो बताएंगे आपको, अभी तक तो हुआ नहीं है। तो नागरिकता में पहला तो समझ में आ गया। नागरिकता प्रथम अधिनियम कब आया? 1955 में। क्यों आया? क्योंकि मेन संविधान जो ओरिजिनल संविधान था उसमें नागरिकता संबंधी बहुत कठोर कानून नहीं थे, या यूं कह लीजिए कि कुछ खास व्यवस्था ही नहीं थी। वह संविधान बस इतना कहता था कि कोई विदेश का व्यक्ति है, संविधान बनने से पहले भारत में आ जाओ, तुमको नागरिकता दे दिया जाएगा, और दूसरे का लेगा तो रद्द कर दिया जाएगा। इससे ज़्यादा कोई व्यवस्था नहीं थी। तो 1955 के अधिनियम के तहत आया तो इसमें 5 तरह की व्यवस्था की गई। यदि आप भारत के नागरिक हैं तो आपको इन 5 में से किसी एक के तहत नागरिकता लेनी होगी। किसी एक के तहत नागरिकता लेनी होगी। पहला अधिनियम पहला कहता है जन्म के आधार पर। पहला अधिनियम क्या कहता है? जन्म के आधार पर। बहुत खराब नियम था ये। अगर आप भारत में जन्म ले लिए तो भारत के नागरिक। अजीब कानून था। किसके तहत था ये? 1955 के तहत। अब पता चला कोनो भारत में जन्म ले लिया उसको नागरिकता। कोनो अंग्रेज ताजमहल घूमने आया है, 1 हफ्ता में भारत में नागरिक लड़का हो गया उसका, भारत का नागरिक। दूर ससुरा तो नहीं। पाकिस्तान वाला 10-10 को ब्याह करता था और पत्नी को भेज देता था भारत में, और उसका लड़का हो गया, नागरिक हो गई। बड़ी दिक्कत होता था। तो जन्म के आधार पर भारत की नागरिकता में संशोधन किया गया। पहले किसी को भी दे दिया जाता था कि जिसका भी भारत में जन्म हो गया वो भारत का क्या हो जाएगा? नागरिक हो जाएगा। बाद में कहा गया ना भैया, ऐसा नहीं कि कोई घूमने आया है, कोई पता चला यहाँ पे इलाज कराने आया है। नेपाल से बहुत सारे लोग यहाँ भारत में आते हैं ठंडी में। आप देखिएगा नेपाल के लोग ठंड में भारत में कंबल, जैकेट, ब्लैंकेट इसे बहुत बेचते रहते हैं। पता चला उनका भारत में लड़का हो गया, भारत का नागरिक हो जाएगा। तो इसमें संशोधन किया गया 1986 में कि जो लड़कवा पैदा हो रहा है भारत में, उसके माता या पिता में से कोई एक भारतीय होना चाहिए। दोनों है तो कोई दिक्कतें नहीं है, दोनों है तो कोई दिक्कतें नहीं, लेकिन कम से कम एक का भारतीय होना जरूरी है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को कोई दिक्कत नहीं ना। तो भारत में अगर जन्म ले रहे हैं तो केवल जन्म नहीं ले लेना है। पहले यह व्यवस्था थी कि बस भारत में जन्म ले लेंगे ना कोई भी तो भारत के नागरिक हो जाते थे। तो 55 वाले में बहुत सारी गलतियाँ थी। और ऐसा आपको लगेगा कि यार ये किसने नियम बनाया कि भारत में लड़का होगा तो हो जाएगा। समझिए 1955 में भारत से बाहर पर्यटन टूरिस्ट इतना नहीं था, बहुत कम ही लोग आते थे भारत में घूमने के लिए। ठीक है, अब ना वीडियो कॉलिंग इतना आ गया है कि आप घर हैं कि गांव है कोई फ़र्क नहीं रह गया। पहले हम लोग के समय हमारे गांव से एक लड़का ग्रुप डी की तैयारी करने के लिए जा रहा था गांव में से, या फिर किसी चीज़ की तैयारी करने जाएंगे
तो पहले गांव से बाहर जाना होता था पढ़ने के लिए, इंटर पढ़ने जाइए, ग्रेजुएशन करने जाइए, यूपीएससी के लिए जाइए, तो गांव का आदमी स्टेशन पर छोड़ने आता था इसे, अरे बाबू यूपीएससी की तैयारी करना, तुम रेलवे की करना, तुम ग्रुप डी, तुम एसएससी, तुम इसका करते रहना, गाँव से लोग छोड़ने आते थे। अब दूर ससुरा जो होने। तो पहले ये था कि जन्म के आधार पर किसी को नागरिकता दे दिया गया। 86 में कहा गया कि माता और पिता दोनों की नागरिकता होनी चाहिए, दोनों में से किसी एक की तो होनी चाहिए, ठीक है, दोनों में से किसी एक की नागरिकता होनी चाहिए। फिर उसमें सुधार किया गया कि दोनों की नागरिकता वैध होनी चाहिए। नागरिकता कैसी होनी चाहिए? वैध। जैसे पाकिस्तान से कोई टूरिस्ट आया घूमने के लिए, टूरिस्ट आया घूमने के लिए कि हमको भाई भारत में घूमना है, कश्मीर, हिमाचल, राजस्थान कहीं घूमा, अपनी वैलिडिटी छुपा लिया कि हम विदेश के नागरिक हैं, और किसी महिला से यहाँ विवाह करके लड़का हो गया, तो लड़का को नागरिकता नहीं दिया जाएगा, क्योंकि जिस व्यक्ति ने विदेशी यहाँ आया है उसने धोखे से नागरिकता लिया है। तो ये कोई बहुत बड़ा चीज़ नहीं है, क्योंकि धोखे से कोई भी चीज़ लीजिएगा तो वैलिड नहीं रहता है। नागरिकता हो गया, पासपोर्ट हो गया, ड्राइविंग लाइसेंस, कुछ भी दीजिएगा धोखे से तो रद्द कर दिया जाता है। तो 1986 में समझ में आ गया। तो जन्म के आधार पर भारत की नागरिकता, भारत में जन्म लेने वाला लड़का भारत का नागरिक होगा, बशर्ते उसके माता पिता में से कोई एक क्या होने चाहिए, उसके माता पिता में से कोई एक को भारत की नागरिकता रहनी चाहिए, उसके माता पिता में से किसी एक को भारत की क्या रहनी चाहिए? नागरिकता रहनी चाहिए। ये कोई बहुत बड़ा रीजन नहीं है कि वैलिड होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़े। अब ऐसा नहीं है कि किसी को भी नागरिकता दे दीजिएगा। दूसरा कहता है वंश के आधार पर, इसे कहते हैं बाई बर्थ, ऐसे कहते हैं बाई डेसेंट। वंश के आधार पर, वंश के आधार पर क्या था? हम लोगों को नागरिकता मिली वंश के आधार पर। हमें नागरिकता भारत की क्यों है? क्योंकि हम अपने पिताजी के वंशज हैं, तो हमें अपने पिता से नागरिकता मिली। हमारे पिताजी को कैसे मिली? हमारे दादाजी से मिला। और दादाजी को कैसे मिला? तो दादाजी को मिला था जन्म के आधार। दादाजी के समय देश आज़ाद हो गया था, उस समय थे परदादा के समय। आप लोग के दादा परदादा के समय देश आज़ाद हुआ था। देश बहुत पुराना आज़ादी नहीं है हम लोग का। आप लोगों के पास नागरिकता किस आधार पर? वंश के आधार पर। क्योंकि आप जिस वंश के हैं उन लोगों के पास नागरिकता है। आपको आपके पिताजी के वंश से आपको नागरिकता मिली है, तो हम सब लोग को नागरिकता वंश के आधार पर। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी गलती थी। गलती ये थी कि संविधान पिता को वंशज मानता है। जैसे आपकी माता अगर कोई और कास्ट की होंगी या पिताजी किसी और कास्ट की होंगे, तो माताजी को अपना कास्ट छोड़ के पिताजी के कास्ट को अपनाना पड़ेगा, और आप जो बच्चे होंगे उनका नाम पिता के नाम पर चलेगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? किसी को दिक्कत? अब ऐसे बहुत सारे हो जाते हैं। जैसे अगर कोई लड़का मिश्रा है, जैसे पिताजी मिश्रा हैं और माताजी मान के चलिए दुबे हैं, ठीक है, तो माताजी को अपना टाइटल छोड़ना पड़ेगा और फिर उन्हें भी मिश्रा बनना पड़ेगा, और लड़के जो होंगे वो भी मिश्रा जी हो जाएंगे। ऐसा आप गाँव में देखे होंगे। भारत में वंश पिता के हिसाब से चलता है, माता को छोड़ना पड़ता है। तो संविधान में भी यही लिख दिया गया था कि जो वंश के आधार पर नागरिकता है वो पिता के वंश के आधार पर मिलेगी, पिता के वंश के आधार पर मिलेगी। लेकिन 1992 में दूसरा संशोधन होता है, कहता है कि ऐसा थोड़ी है, माता या पिता में से किसी के आधार पर मिल सकता है, माता या पिता में से किसी के आधार पर मिल सकता है। जैसे एक एग्जाम्पल समझ लिए, सानिया मिर्जा ने पाकिस्तान में शादी किया शुएब मलिक से। अब वंश के आधार पर उसके बच्चे को तो नागरिकता मिलनी चाहिए। क्यों बच्चे को नागरिकता मिलना चाहिए? क्योंकि माता या पिता में से कोई एक अगर भारत का नागरिक है तो उसे नागरिकता हो जाएगी, ठीक है। तो वंश के आधार पर भी नागरिकता भारत में मिलेगी। तो सानिया मिर्जा के लड़का को वंश के आधार पर नागरिकता मिले, लेकिन संविधान वंश बाप को मानता था। और सानिया मिर्जा के लिए हस्बैंड तो शुएब मलिक है ना, शुएब मलिक, तो क्या उसे इस नियम के अनुसार नागरिकता मिलेगी? नहीं मिल पाती। इसलिए 1992 में कहा गया कि ऐसा नहीं है कि वंश बाप के नाम पे ही चलेगा, माता या पिता दोनों में से चलेगा। तो 1992 में यह संशोधन हुआ था। अब उसके लड़के को नागरिकता मिल जाएगी। तो पहली नागरिकता किस आधार पे? जन्म के आधार पर। आप भारत में जन्म ले लिए, यदि आपके माता पिता जन्म में से कोई एक भारतीय, तो आपको नागरिकता मिल जाएगी। हम लोगों को मिला है किस आधार पे? वंश के आधार पर नागरिकता हम लोग को मिल जाएगी। वंश के आधार पर क्या हो जाएगी? नागरिकता मिल जाएगी। किसी को दिक्कत? पहले संविधान में वंश पिता को मानता था, अभी किसे मानता है? माता या पिता में से। किसी को कोई दिक्कत? नागरिकता की ये दूसरी विधि हो गई। पहली विधि जन्म के आधार पर, पहले भारत में जन्म लेने वाला कोनो भारत का नागरिक हो जाता था,
लेकिन तब कह दिया गया कि भारत में जन्म लेने वाला वही भारत का नागरिक है जिसके माता पिता में से कोई एक भारत के नागरिक हैं। दूसरा, वंश के आधार पर। हम लोगों को नागरिकता वंश के आधार पर मिली है। पहले वंश पिता के आधार पर माना जाता था, अभी माता पिता दोनों में से कोई चलेगा। हार्दिक पांड्या जो है भारत के क्रिकेटर, उन्होंने भी तो विदेश में शादी किया है, तो उनके बच्चे को भी किस आधार पर मिलेगा? वंश के आधार पर। तो पिता के वंश पे मिलेगा। सानिया मिर्जा के लड़के को कैसे मिलेगा? माता के वंश के आधार पर मिलेगा। अब ये सबसे फेमस है पंजीकरण द्वारा। इसमें ना भारतीय का होना जरूरी है, समझ आ रहा है? इसमें हिंदुस्तानी होना जरूरी है। अब इसमें है पंजीकरण, अंग्रेजी में कहते हैं रजिस्ट्रेशन। अगर कोई भारतीय, अगर कोई विदेशी भारत की नागरिकता लेनी चाहता है, अगर कोई विदेशी भारत में नागरिकता लेना चाहता है, तो उसे कम से कम भारत में 7 साल रहना पड़ेगा। उसे कम से कम भारत में कितना साल रहना पड़ेगा? 7 साल रहना पड़ेगा, तब जाके वो अप्लाई कर पाएगा। भारत में 7 साल रहना पड़ेगा, तब जाके अप्लाई करना पड़ेगा। भारत में उसे विवाह कर लिया है, 7 साल रह गया है, 7 साल के बीच में उसने कोई गलत काम नहीं किया है, तो गृह मंत्रालय विचार करेगी कि आपको नागरिकता दिया जाए या नहीं दिया जाए। आपको नागरिकता दिया जाए या नहीं दिया जाए। समझ आ गया कि नहीं? आपको नागरिकता दिया जाए या नहीं दिया जाए। किसी को दिक्कत? तो पंजीकरण द्वारा नागरिकता गृह मंत्रालय देती है, लेकिन उसके लिए शर्त यह है कि आपको भारत में कम से कम कितना साल रहना पड़ेगा। कम से कम कितना साल रहना पड़ेगा? तो कम से कम 7 साल रहना पड़ेगा। पहले ये 6 महीना था, तो कोई भी भारत में आता था 6 महीना रह के अप्लाई कर देता था भारत की नागरिकता दीजिए, 2 महीना 4 महीना बाद उसे मिल ही जाता था। अभी तो आपको कम से कम 7 साल रुकना पड़ेगा। 7 साल रुकने के बाद आपको रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरने के बाद आपको डिसाइड होगा कि आपको नागरिकता मिलेगा कि नहीं मिलेगा। यहाँ आधार कार्ड बनीला में, आधार कार्ड छप के इला में 6 महीना लग जाता है। हमारा वोटर कार्ड अभी तक अभी नहीं किया, छप के मतलब उसी वोटर कार्ड मतलब क्या चीज़ होता है, एक तो ड्राइविंग है कि क्या है, बड़ी टाइम लग जाता है उसको आने में। ये आधार कार्ड का वो वाला आ गया ऑनलाइन, और जो मोटका कागजवा होता है वो कई आदमी का अभी तक नहीं आया। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आप लोगों में भी ऐसा हुआ होगा, ओरिजिनल नहीं आता है, डिजिटल आ जाता है, तो बहुत टाइम लग जाता है इसमें। अच्छा, इसमें तो है कि 7 साल कम से कम वेट करना पड़ेगा, उसके बाद ना अप्लाई कीजिएगा। वेट कीजिए 7 साल। उसके बाद जैसे आपको यूपीएससी का एग्जाम निकालने के लिए ग्रेजुएशन करना पड़ेगा, तो ऐसा थोड़ी है कि ग्रेजुएशन करते यूपीएससी निकल जाएगा। ग्रेजुएशन के बाद यूपीएससी का फॉर्म भरिएगा, तब ना डिसाइड होगा आप यूपीएससी के लायक है कि नहीं। इसी का एडवांस रूप है एनआरसी। समझ में आ गया? यही है एनआरसी। एनआरसी और कुछ भी नहीं है, यही है एनआरसी में। थोड़ा सा चेंजिंग है एनआरसी में, हालांकि आपको एनआरसी पढ़ाएंगे। एनआरसी कहता है ना कि 2014 से पहले अगर भारत में है, एनआरसी आया था 2019 में, कहता है कि 2014 से पहले तक अगर आप भारत में रह रहे हैं, तो देखिए ना 14 से पहले रह रहे हैं तो 14, 15, 16, 17, 18, 19, तो ये लगभग आपको 7 साल, 19 बीत गया तो आपको विचार दिया जाएगा, तो लगभग 6 या 7 साल, ये भी 7 साल हो जाता है। आप अगर देखिएगा तो दिसंबर 2019 में आया था सीए, एनआरसी सीए जो आया था दिसंबर 2019 में, तो ये भी लगभग 7 साल है। तो ये भी तो बतिया वही कर रहा है कि 14 से पहले आए हों, 14 से पहले आए हो यानी 13 में आए हो, तो 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, तो 7 साल तक अगर भारत में हैं तो आपको सीएए के थ्रू नागरिकता आसानी से दे दी जाएगी। तो बतिया तो बराबर है भैया, हेउ में तो वही कह रहा है कि 7 साल में नागरिकता दे दी जाएगा, इसमें कह रहा है 7 साल, लेकिन इसमें कुछ चेंजिंग है, कुछ चेंजेज है। इसमें पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश के लोगों को थोड़ी सी वरीयता दी गई है, और कुछ नहीं है, खाली बवाल था। अभी एगो और होने वाला है, देखिएगा, कुछ खास इफेक्ट नहीं पड़ेगा उससे। समान सिविल संहिता, वो भी हम आपको पढ़ा देंगे, ये मीडिया के लिए मामला है, बाकी इसे कोई बहुत बड़का मामला नहीं है। तो एनआरसी अलग से टॉपिक पढ़ाएंगे एनआरसी का, भले इतना समझिएगा, यही है, इसी को थोड़ा मॉडिफाई कर दिया गया है। इसमें कहता है किसी भी देश का आदमी अप्लाई कर सकता है, उसमें है कि एनआरसी में बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान। तो रजिस्ट्रेशन के लिए भारत में कम से कम कितना साल? 7 साल। पहले ये नियम 6 महीना था, पहले ये नियम कितना महीना था? 6 महीने था। चौथी विधि नागरिकता प्राप्त करने की, नागरिकता प्राप्त करने की चौथी विधि देखिए, नागरिकता प्राप्त करने की चौथी विधि का नाम है देशीकरण या न्यूट्रलाइजेशन या देशीकरण। इसमें सबसे देरी से नागरिकता मिलती है। भारत में कम से कम 10 साल रहना पड़ेगा,
उससे पहले तो आप अप्लाई भी नहीं कीजिएगा। 10 साल रहने के बाद अप्लाई कीजिएगा तो गृह मंत्रालय आपको 6 महीना में दे देता है कि 6 साल में देता है कि कब वो देवे नहीं करेगा, ये गृह मंत्रालय पर डिपेंड है। ऐसा मत सोचिएगा कि भारत में 10 साल रह गए तो मिलवे करेगा, ऐसा नहीं है। कि भारत में कम से कम कितना साल रहना पड़ेगा, 10 साल। और भारत की कोई एक भाषा आपको पता होनी चाहिए, किसी एक भाषा आपको अच्छे से आनी चाहिए। आप किसी भी भारतीय कला को जानते हो, विज्ञान में रुचि रखते हो या साहित्यकार हो, अच्छी किताबें लिखते हो या साइंटिस्ट हो या कला में आपकी अच्छी हो। पाकिस्तान के एक गायकार हैं अदनान सामी, पाकिस्तानी गायकार अदनान सामी 10 साल से भारत में है, भारत की भाषा भी जानते हैं और उनकी कला, संगीत कला में बहुत निपुण है, संगीत कला में वो बहुत निपुण है। बहुत सारे पाकिस्तानी गायकार बहुत अच्छे हैं। पाकिस्तान में बॉलर बड़े जबरदस्त। भारत में क्रिकेट एक ऐसा खेल है जो बाकी खेलों को बर्बाद कर रहा है, क्योंकि भारत के लोगों को क्रिकेट में इतनी रुचि है, इतने है कि बाकी क्रिकेट को वो लोग, बाकी खेलों को वैल्यू ही नहीं दे रहे। वो बेचारे नॉर्थ ईस्ट वाले हैं अच्छे लोग, वहाँ की महिलाएं नॉर्थ ईस्ट वाली थोड़ी ओलंपिक में जान बचा के रखी हुई हैं, और हमारे हरियाणा वाले भाई लोग, तो हरियाणा वाले और नॉर्थ ईस्ट वाले बाकी खेल को जिंदा रखे हैं। बाकी क्रिकेट है तो बाकी पूरे खेलों को बर्बाद कर रहा है, पूरे खेल को क्या कर रहा है, बर्बाद कर देता है। नहीं समझ में आया? बर्बाद नहीं कर रहा मतलब वैल्यू गिरा दे रहा है। इतना ज़्यादा क्रिकेट पे वैल्यू दे दिया जाता है कि बाकी को, देखिए फुटबॉल मैच हो रहा है, हमको पता नहीं है, हाँ हो रहा होगा। आगे बढ़े, बताओ बाबू, देशीकरण से नागरिकता के लिए कितने साल? 10 साल आपको कम से कम वेट करना पड़े। देशीकरण के लिए अगर नागरिकता चाहिए तो आपको कम से कम कितना वेट करना होगा? 10 साल। देशीकरण द्वारा नागरिकता लेने के लिए आपको 10 साल वेट करना पड़ेगा। नागरिकता लेने की कितनी विधियां? 5 विधि। पहला है जन्म, दूसरा है वंश, तीसरा है पंजीकरण 7 साल, चौथा है देशीकरण 10 साल। अब 5वां है अर्जित भूमि। अगर भारत किसी देश को कब्जा कर लेता है, जैसे भारत अगर अखंड भारत बन जाता है, तो वहाँ के लोगों को नागरिकता दे दिया जाएगा, भैया रहो यहीं पे। जैसे 16 मई 1975 को भारत ने किसे मिला लिया था? सिक्किम को। तो हम लोगों ने सिक्किम के लोगों को नागरिकता दे दिया, सिक्किम के लोगों को नागरिकता दे दिया। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? सिक्किम के लोगों को क्या दे दिया? नागरिकता दे दिया। तो अर्जित भूमि के आधार पर भी नागरिकता दिया जा सकता है। तो बताइए, भारत में नागरिकता की कितनी विधियां हो गई? कितनी विधियां नागरिकता लेने की? 5। नागरिकता लेने की कितनी विधियां? 5। कौन कौन सी विधियां? जन्म के आधार पर, वंश के आधार पर, पंजीकरण में 7 साल, देशीकरण में 10 साल और अर्जित भूमि। हम इन 5 विधियों से भारत की नागरिकता ले सकते हैं। हम इन 5 विधियों से भारत की नागरिकता ले सकते हैं। इन 5 में से किसी एक विधि से हम भारत की नागरिकता ले सकते हैं। याद रहेगा, नागरिकता हमारी जा सकती है कौन कौन से विधि से? समापन से। यदि हम भारत, कोई भी व्यक्ति भारत की नागरिकता खुद ही त्याग दे और अमेरिका, ब्रिटेन, जापान की नागरिकता जाके ले ले, तो इस आधार पे भी हो सकता है। बहुत सारे भारतीय लोग देखिएगा जाके लंदन शिफ्ट हो गए, कोई अमेरिका शिफ्ट हो गया, कोई कहीं शिफ्ट हो गया। समापन देखिए, तो पहला समापन की विधि कौन सी है? समापन की पहली विधि का नाम है, समापन की पहली विधि त्याग दीजिए, दूसरा ले ले। दूसरा, आपकी नागरिकता फर्जी पाई गई और नागरिकता आपकी बर्खास्त कर दिया गया। कह दे तुम्हारा नागरिकता क्या है? फर्जी है, बट बर्खास्त कर देते। तुम्हारे पास है नागरिकता लेकिन तुम्हारी फर्जी नागरिकता बर्खास्त कर देते। फर्जीवाड़ा किए गए, आपकी नागरिकता बर्खास्त हो गई। जैसे नौकरी आप ले लेते हैं, फर्जी पकड़े गए तो बर्खास्त हो गए ना, वैसे भारत में आप अप्लाई किए पंजीकरण या देशीकरण द्वारा, लेकिन फर्जी पकड़े गए तो भाग यहाँ से, पगला कहीं का, नागरिकता लिया था, भगो भगो यहाँ से, भगा दिया गया, भगो, भगा दिया वहाँ पे। फर्जी नागरिकता लेंगे तो क्या कर दिया जाएगा? भगा दिया जाएगा। फर्जी नागरिकता में भगा दिया। वंचित, वंचित मतलब छीन लेना। अगर आप पागल हो गए, केहू को दांते काट रहे हैं, कोई राष्ट्रपति आ रहा है तो ईंटा चला रहे हैं, भागो भागो, कोनों को गरिया दे रहे हैं, कुछ हो रहा है, मतलब अंट संट काम कर रहे हैं, भारत विरोधी काम कर रहे हैं, तो आपको आपकी नागरिकता से वंचित कर दिया जाएगा। आपका आधार कार्ड छीन लिया जाएगा, आपका वोटर कार्ड छीन लिया जाएगा, पासपोर्ट छीन लिया, सब छीन लिया जाएगा। और कहीं पे भी अगर आप बम फोड़िएगा, मान के चलिए आप जाके कोनो राष्ट्रपति को जाके ईंटा चला दिए, तो कहा जाएगा कि भारत का नागरिक ने ईंटा चलाया। भारत कह देगा कि हमारा वो नागरिक नहीं है,
जब वो हमारा नागरिक नहीं है, आपको उसका मन कर रहा है मुंह कुछ दीजिए, फांसी दे दीजिए, फेंक दीजिए, कुछ कर दीजिए, किडनी निकाल दीजिए, कुछ भी करना करिए, हमारा नागरिक नहीं है, जा भगाओ। तो नागरिकता छीना भी जा सकता है। कितने विधियां से? 3 विधियां से वंचित किया जा सकता है नागरिकता को। नागरिकता से वंचित किया जा सकता है। नागरिकता प्राप्त करने की विधियां बोलिए तो बबुआ, पहली विधि का नाम था जन्म के आधार पर हम ले लिए, दूसरा था वंश के आधार पर हम लोग ने ले लिए, तीसरा पंजीकरण में ले लिए, चौथा जो था देशीकरण से ले लिए थे, और देशीकरण के बाद जो था 5वां विधि था वो था अर्जित भूमि के आधार पर ले लिए। किसी जमीन को हमने कब्जा कर लिया तो ले लिया। समझ में आ गया? सिक्किम किसका उदाहरण है? अर्जित भूमि का। देशीकरण में कितना साल रहना पड़ता है? कम से कम पहले 5 साल रहना था, अभी 10 साल। देशीकरण में 10 साल रहना है, पंजीकरण में 7 साल रहना है, वंश के आधार पर और जन्म के आधार पर नागरिकता ली जा सकती है। आपका क्वेश्चन बताइए, भारत में नागरिकता किस देश से लाया गया है? ब्रिटेन से। भारत की नागरिकता किस देश से ली गई है? ब्रिटेन से। भारत में किस प्रकार की नागरिकता है? तो एकहरी नागरिकता। एकहरी नागरिकता है हमारे पास, बस भारत की नागरिकता है। हम महाराष्ट्र की नागरिकता नहीं है, यूपी की नागरिकता नहीं है, बिहार की नागरिकता नहीं है। भारत में एकहरी नागरिकता है। हम देश के नागरिक है, राज्य के निवासी है, हमारे पास एकहरी नागरिकता है। कश्मीर में दोहरी नागरिकता थी, लेकिन कश्मीर की दोहरी नागरिकता समाप्त हो गई। कश्मीर में दोहरी नागरिकता थी, लेकिन कश्मीर की दोहरी नागरिकता समाप्त हो गई। कश्मीर में दोहरी नागरिकता थी, लेकिन दोहरी नागरिकता समाप्त कर दी गई। नागरिकता संबंधी पहली बार अधिनियम कब आया? 1955 में। 1955 में आया था अधिनियम। पहला संशोधन 1986 में हुआ, 86 के बाद 92 में हुआ, 2003 में हुआ, 5 में हुआ, फिर 19 में हुआ, बहुत बार। कौन संस्था संविधान में संशोधन कर सकती है? संसद। संसद संशोधन कर सकती है नागरिकता संबंधी में। कौन सा मंत्रालय करता है? गृह मंत्रालय करता है। कितने प्राप्ति की कितनी विधियां हैं? 5 विधि। 5 विधियां हैं प्राप्ति की, जन्म के आधार पर, वंश के आधार पर, पंजीकरण, देशीकरण और अर्जित भूमि। पंजीकरण में 7 साल, देशीकरण में 10 साल। 10 साल। अब आगे समझना है आपको, वीजा क्या होता है, पासपोर्ट क्या है, एनआरआई किसे बोलते हैं, पीआईओ किसे बोलते हैं, ओसीआई क्या चीज होता है। उसके अलावे ये 3 एक्ट को आपको समझना है। सीएए क्या था? बवाल मचा हुआ था। एनआरसी क्या था? बवाल मचा हुआ था। कोरोना आके इन दोनों बवाल को शांत कर दिया। एनपीआर क्या था? ये सब समझते हैं। तो ये टॉपिक को हम आपको नेक्स्ट क्लास में समझाएंगे। अभी आपको ये वाला टॉपिक समझ में आना चाहिए। ये वाला टॉपिक हम आपको नेक्स्ट क्लास में समझा देंगे। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? यहाँ पे जन्म के आधार पर कितने तरह की नागरिकता हो गई थी? भाग 1 भी हम आपको बता दिए थे। भाग 1 में भाषाई आधार पर गठित होने वाला पहला राज्य एसके धर आयोग, लेकिन इसने भाषाई राज्यों को मान्यता ही नहीं दिया। जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल और पट्टाभी सिद्धारमैया के नेतृत्व में गठित जेवीबीपी समिति ने भी रिपोर्ट नहीं दिया। 1948 में इनका गठन किया गया था, इसका भी। फजल अली आयोग जो थे 53 में गठित हुए, 56 में रिपोर्ट दिए, भाषाई आधार पर राज्यों को मान्यता दिए, जिस आधार से 7वां संशोधन 1956 में हुआ। 14 राज्य बने और 6 केंद्र शासित प्रदेश बने थे। समझ में आ गया? अब आपका क्लास बचा ये वाला टॉपिक, वीजा, एनआरआई वगैरह एलसी। तो इसको हम आपको नेक्स्ट क्लास में बता देंगे। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। टेस्ट के लिए रेडी रहना है।